बच्चों, आज मैं आपको विराम चिन्ह पढ़ाऊँगी। विराम चिन्ह। बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना। वाक्य में जिन स्थानों पर रुकना होता है, वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। इसको हम आपको एक उदाहरण के द्वारा दिखाते हैं। जैसे पुस्तक रखो मत पढ़ो। इस वाक्य में पुस्तक रखो मत, मत के बाद अल्प विराम रखा है। तो इसका अर्थ यह निकलता है कि पुस्तक को रखो मत, तुम उसे पढ़ो। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरे वाक्य में पुस्तक रखो मत पढ़ो। इसमें कहा जा रहा है पुस्तक को रख दो, तुम उसे मत पढ़ो। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक अल्प विराम लगा देने से दोनों वाक्यों का अर्थ अलग हो जाता है। पुस्तक रखो मत, इसका मतलब यह है पुस्तक को मत रखो, तुम पढ़ो। दूसरे में है पुस्तक रखो मत पढ़ो। दूसरे में कहा जा रहा है कि पुस्तक को रखो, तुम उसको मत पढ़ो। वाक्य को लिखते समय बात को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग रुकने के लिए किया जाता है, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार यह विराम चिन्ह की परिभाषा हो गई। हिंदी भाषा में मुख्यतः 9 प्रकार के विराम चिन्हों के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम एक-एक करके आपको बताएंगे। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यह वाक्य की समाप्ति का सूचक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई वाक्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बाजार गया था। बाजार गया था, यह एक वाक्य खत्म हो गया है, समाप्त हो गया, तो मैं यहाँ पर पूर्ण विराम लगाई हूँ। दूसरा है अल्प विराम। जब वाक्य के बीच में या किसी कारण बहुत थोड़ा रुकना होता है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मदन, रमन और रेखा खेलने गए। इसमें 2-3 बच्चों का नाम है जिसको हम अलग-अलग करके बुलाते हैं। मदन, रमन और रेखा खेलने गए। तो यहाँ पर हमने अल्प विराम लगाया है। थर्ड है आपका अर्ध विराम। किसी वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकने के लिए अर्ध विराम के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम से जब हमें थोड़ा सा अधिक रुकना होता है, तब हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूरज निकला, धूप खिली, पक्षी चहचहा उठे। सूरज निकल रहा है, फिर धूप खिल रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं। इन तीनों वाक्यों को थोड़ा रुक रुक करके हम बोल रहे हैं। इस प्रकार यह अर्धविराम का सूचक है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हमें किसी से कोई प्रश्न पूछना होता है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखा रहे हैं। क्या वह स्कूल गया? पूछा जा रहा है इसमें किसी से कि क्या वह स्कूल गया? तो हमने यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। अगला विराम चिन्ह है विस्मयवाचक चिन्ह। जब कोई आश्चर्यजनक बात होती है, तो उसे दिखाने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए हम विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वाह! कितना सुहावना मौसम है। मौसम को देख कर के बहुत सुंदर मौसम है, बहुत सुहावना मौसम है। उसे देख कर के कोई बोल रहा है, वाह! कितना सुहावना मौसम है। तो यहाँ पे विस्मयवाचक चिन्ह लगा। अगला है योजक चिन्ह। जब 2 युग्म शब्दों को हमें जोड़ना होता है, तब हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। युग्म शब्द जब शब्दों का जोड़ा होता है, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे रात दिन, माता पिता, भाई बहन आदि, ये सभी युग्म शब्द हैं।
अगला है निर्देशक चिन्ह। वाक्य में बात को स्पष्ट करने या किसी को कोई निर्देश देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जब हमें किसी को कोई निर्देश देना होता है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन ने अपने साथियों से कहा, तो कहा के बाद हमने देखिए निर्देशक चिन्ह लगाया है। मित्रों, हमें अपना समय व्यर्थ नहीं बर्बाद करना चाहिए। मोहन ने अपने साथियों से कहा, तो इसके बाद हमने निर्देशक चिन्ह लगाया और ये निर्देशक चिन्ह को बता रहा है, निर्देशित कर रहा है। अगला है कोष्ठक। किसी शब्द अथवा कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द अथवा कथन को स्पष्ट करना होता है जैसे, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी को कौन नहीं जानता, तो यहाँ पर नेताजी से तात्पर्य हमारा है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को हमने कोष्ठक में लिखा हुआ है, तो इससे हमें समझ में आ जा रहा है कि हम ये सुभाष चंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। अगला है उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी की कही हुई बात को हम जैसे उसने कही है वैसे ही लिखते हैं, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, गांधी जी ने कहा था करो या मरो। गांधी जी का यह कहना था, उन्होंने सबको ये कहा था करो या मरो, तो उनकी इस बात को हम उद्धरण चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं। आइए अब हम विराम चिन्ह से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। इसमें हम चिन्हों को दिए हुए हैं जिसको पहचान कर उचित चिन्ह का नाम लिखना है। तो पहला है आपका चिन्ह बना है प्रश्नवाचक, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, विराम चिन्ह है। दूसरा एक खड़ी पाई है जिसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं, तो ये पूर्ण विराम। तीसरा है कोष्ठक, तो ये कोष्ठक है। चौथा विस्मयादिबोधक का चिन्ह है और पांचवा आपका है अल्प विराम। तो ये 5 आपके विराम चिन्ह है जिसको हमने चिन्ह दे करके आपको उसके नाम लिखने के लिए बताया है। आइए अब इस विराम चिन्ह से संबंधित हम दूसरा अभ्यास कार्य करते हैं, जिसमें दिए गए वाक्यों में हम उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाएंगे। पहला है राधा, मीरा, माधवी खेल रही हैं। इसमें 3 सहेलियों या 3 लड़कियों का नाम है जिसको हम थोड़ा रुक-रुक के बोल रहे हैं कि वो तीनों खेल रही हैं। तो इसमें हम अल्प विराम लगाएंगे। राधा के बाद अल्प विराम, मीरा के बाद अल्प विराम और वाक्य के अंत में कोई चिन्ह नहीं है, तो जब वाक्य समाप्त हो गया है तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाएंगे। राधा, मीरा, माधवी खेल रही हैं। दूसरा है तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य के अंत में इसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है वाह कितनी स्वादिष्ट मिठाई है। कोई किसी मिठाई को खा करके बोल रहा है वाह कितनी स्वादिष्ट मिठाई है। विस्मयादिबोधक चिन्ह मतलब यहाँ पे वह आश्चर्यजनक बात कर रहा है, तो जब आश्चर्यजनक बात होती है तो वहां पर हम विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाते हैं। अगला है बापू महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो बापू हम किसको कहते हैं, महात्मा गांधी को। तो बापू महात्मा गांधी को हम कोष्ठक में लिखेंगे। हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो राष्ट्रपिता हैं ये वाक्य यहाँ पर पूर्ण हो गया है, तो इसके अंत में हम पूर्ण विराम लगा देंगे। तो इसमें दोनों चिन्हों का प्रयोग हुआ है, पूर्ण विराम का भी और कोष्ठक का भी। अगला है मैं विद्यालय जा रही हूँ। मैं विद्यालय जा रही हूँ यह वाक्य अपने आप में पूर्ण है, तो इसके अंत में हम लगाएंगे पूर्ण विराम। मैं विद्यालय जा रही हूँ,